नमस्कार, मैं आपके साथ कृष्ण प्रताप। आज हमारे साथ इस विशेष बातचीत में पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह सर मौजूद है। सर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कैसे हैं आप? पहले आप ये बताइए सर। धन्यवाद कृष्णपाल जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं और आप सबकी कुशलता, आपके सम्मानित दर्शकों की कुशलता का ईश्वर से प्रार्थी हूं। सर, हमारे सर कुछ जवाब होंगे, सर आपके कुछ सवाल होंगे। पहला सर सवाल है, कोरोना काल में पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार से भूमिका निभाई है, उस पर आपका कहना क्या है? निसंदेह मैं गौरवान्वित हूं। मैंने अपने सेवा काल में बहुत कठिन समय देखा है, लेकिन जितना कठिन समय आज कोरोना काल में है, और हमारे प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा कि कोरोना वॉरियर्स, कोरोना योद्धा के रूप में हमारे पुलिसकर्मी, हमारी पुलिसकर्मी महिलाएं, उनके परिवार सब कोरोना योद्धा हैं। और उन्होंने जो मिसाल कायम की, त्याग, तपस्या और सेवा की, मैं उन सबको, उनके माता पिता को, सबको सलाम करता हूं, उनकी वर्दी को सलाम करता हूं, क्योंकि उन्होंने कर्मयोगी की तरह अपनी सुख सुविधा का ध्यान न रखते हुए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान न रखते हुए, अपनी निद्रा और विश्राम का ध्यान न रखते हुए, जनता को जनार्दन मानते हुए सेवा को एक नया आयाम दिया। और जिस प्रकार उन्होंने एक सेवा करके अपने को धन्य किया, वर्दी को धन्य किया, मैं समझता हूं कि पूरा राष्ट्र उनका ऋणी आज नहीं सदैव रहेगा। इसी कड़ी में सर अगला सवाल है, सर आपके दौर की पुलिस और वर्तमान दौर की पुलिस व्यवस्था में कितना अंतर है? सर, उस दौर में और आज के दौर में मौलिक चीजें तो एक हैं, लेकिन पुलिसिंग में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। तब कोई डिजिटल या कोई आईटी की व्यवस्था नहीं थी, न साइबर क्राइम था। तब साइबर क्राइम 2010 में शुरू हुआ था, दस्तक दी थी, इक्का दुक्का होते थे। आज साइबर क्राइम बिल्कुल हावी हो गया है, साइबर स्टॉकिंग हो गई है और साइबर बुलिंग शुरू हो गई है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड शुरू हो गए हैं, बैंकिंग फ्रॉड शुरू हो गए हैं। तब महिला पुलिस नगण्य थी, आज महिला पुलिस 12% टच कर रही है और महिला पुलिस 30% तक जाएंगी, जो कि आवश्यक भी है। और तब की पुलिसिंग केवल चोरी डकैती, राजनीति, रोड होल्ड अप, बैंक डकैती के ऊपर रहती थी और पीटी, परेड और ड्रिल। आज पुलिसिंग एक दूसरे स्तर को छू रही है। आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, बिग डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, कंप्यूटर एडेड इन्वेस्टिगेशन, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, जो चीज हम लोग किस्से कहानी में पढ़ते थे, आज पुलिसिंग में मूर्ति रूप लेकर ले लिया है। और ये संतोष का विषय कृष्ण प्रताप जी कि पुलिस अधिकारी कर्मचारी आज बीटेक आ रहे हैं, एमटेक आ रहे हैं, आईआईटी से हमारे आईपीएस अधिकारी टॉप करके आ रहे हैं। और उन्होंने एसटीएफ और एटीएस की कमाल ऐसी संभाली है कि राष्ट्र विरोधी तत्वों के कंप्यूटर और लैपटॉप, और अब जो युग है वो इस बात का नहीं कि मारकूट करके कुछ निकलवाना। अब इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस अपनी बुद्धि और प्रतिभा के आधार पर, ज्ञान और विज्ञान के बल पे इंट्रोगेशन होता है। ये अंतर आ गया है तब की पुलिसिंग में और आज की पुलिसिंग में, और ये अंतर उत्तरोत्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। सर कुछ मौजूदा अधिकारियों का कहना है कि सर राजनीतिक दबाव बहुत रहता है। क्या सर आपके समय में भी इसी तरीके का दबाव रहता था क्या? राजनीतिक दबाव तो जब से हम आजाद हुए तब से शुरू हो गया था, लेकिन तब राजनीतिक दबाव होता था, हम लोग राजनीतिक दबाव मानते नहीं थे। हम लोग कुछ दूसरे अखाड़े के युग के थे कि अखाड़े में पले बढ़े हुए हम लोग दो दो हाथ करना जानते थे कि दो दो हाथ हो जाएगा, नेताजी आपका बस चले, आप हमें तबादला करा दीजिएगा, हमारा बस चलेगा तो हम तबादले में जाने के पहले आपके गले में हम अजगर सांप लाद देंगे, आपकी राजनीति हो जाएगी समाप्त, आपकी आपराधिक गतिविधियां सब मैंने जानी, सबका लेकर जोखा बनाया है। हमारा तो अब तबादला के ज्यादा कुछ करा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग, मुझे अपने चरित्र पे घमंड है। न शराब पीता हूं, न बहु बेटी ताकता हूं, न किसी से कोई आधी प्याली चाय का गुनहगार। लेकिन नेताजी आपका काला चिट्ठा मैंने तैयार रखा है और मैं आपकी राजनीति समाप्त करके तब जाऊंगा, इतना आसानी से नहीं जाऊंगा। और राजनेता भी भयाक्रांत होते थे, पीए से पूछते थे आज साहब का मूड कैसा है। जब कहते थे मूड आज अच्छा है तो नेताजी आते थे, कहते मूड आज खराब है तो नेताजी नहीं आते, चाहे एमएलए साहब हो चाहे एमपी साहब हो। हम लोग गलत काम की तरफ देखते भी नहीं थे, करना छोड़ कभी देखते भी नहीं थे। और कभी कोई घटना हुई हो आपके दौर में सर, उसको बताना चाहेंगे सर? एक घटना हुई हो, 25 घटनाएं हुई थी, लेकिन ये जरूर था कि एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही जनपद में एक बड़े मशहूर विधायक जी थे, उनकी बदतमीजी की चर्चाएं चारों तरफ थी। तो मैं नया नया पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होकर के गया था, तो उन्होंने मिलने के लिए समय मांगा तो बिल्कुल दिया, शिष्टाचार पूर्वक बातचीत हुई।
2 दिन बाद वो पुनः आए, जब उन्होंने देख लिया मूल्यांकन कि आदमी तो इतना बुरा नहीं जितनी किसकी चर्चा थी, कि ये आदमी तो कहते थे तो दौड़ा के मारने वालों में से है। तो उसके बाद नेताजी आए, उन्होंने कहा कि ये लल्ला रे, ये एक पर्चा है, इसको जरा देख लेना। हमने कहा पर्चा क्या, अभी देख लेते हैं। उनका उसमें ये 6 थानाध्यक्ष बदल दो, ये 6 थानाध्यक्ष हमारे कहने से लगा दो। अच्छा। हमने कहा नेताजी इसमें तो एक नहीं हो सकता है। ये आप जैसे, मैं तो आपसे कहूँ, ये ब्लॉक प्रमुख और नगर पंचायत अध्यक्ष और अपने ग्राम प्रधान मेरे कहने बदल दें, उचित होगा? नहीं होगा। राजनीति राजनीति है और पुलिस का काम पुलिस का काम है। थाना अध्यक्ष आप क्यों बदलेंगे? आपके कहने से क्यों बदलेंगे? क्या तो तुम नहीं बदलोगे? क्या एक नहीं बदलूंगा? उनका तो तुम्हें मेरी मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। उनका नेताजी गलतफहमी न पालिएगा, आप कहीं मुर्गी पालन विभाग के अधिकारी के हैं या गन्ना विकास अधिकारी के नहीं, आप आए हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ। ऐसा न हो कि आप आए हैं अपने पैर पे चल के और जाए यहाँ स्ट्रेचर के ऊपर या व्हील चेयर के ऊपर। मैं वो हालात कर दूंगा नेताजी, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। और मैं अपने 12-14 लठैत जिनको रोज दूध का राशन देता था, दूध पी के कोई काम नहीं करते थे, ट्रैक सूट पहन के दंड बैठक करते थे। और जहां कहीं हमको इन लोगों की थोड़ी सेवा करनी होती थी, 12-14 लड़के हमारे नए रंगरूट पट्टे 6 फुट 2 इंच से ऊपर और 1 क्विंटल वजन से ऊपर अपने साथ बढ़िया हथियार रखते थे, वो बस सेवा कर देते थे। आदमी याद रखता था, 10 साल तक बदन में दर्द होता था उनके। नेताजी सेवा समिति बाहर तैयार है, अब बताएं क्या सेवा करूं आपकी? एक आज के बाद दोबारा दुस्साहस न कीजिएगा कि हमको परामर्श देने, ये हौसली धमकी भाषण न मैं करता हूं न मैं सुनता हूं। तो ये पहला और आखिरी 6 साल की नौकरी थी मेरी, 7 साल की नौकरी रही होगी। उसके बाद तो सब समझ गए कि ये आदमी खतरनाक, इससे ऐसी बातें न करें। जी इसी कड़ी में सर अगला सवाल है। सर एक जमाना था जब यूपी पुलिस भैंस ढूंढने के लिए जानी जाती थी और अब पुलिस को एनकाउंटर के लिए जाना जाता है। सर इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भैंस ढूंढना भी हमारा काम है, एनकाउंटर करना भी हमारा काम है। अगर किसी ने एफआईआर भैंस की चोरी की तो क्या हम उसको नहीं ढूंढेंगे? बिल्कुल ढूंढेंगे। लेकिन अगर कोई शातिर अपराधी है, पुरस्कार घोषित अपराधी है, अगर कोई शातिर डकैत, अपहरणकर्ता, पेशेवर हत्यारा अथवा राष्ट्र विरोधी तत्व, तो उसका एनकाउंटर भी होगा। और जितने एनकाउंटर मैंने किए कृष्णपाल जी, शायद ही किसी ने उत्तर प्रदेश में, भारत में किए हों। और एनकाउंटर जो मैंने किए हैं वो आधे तिहे एनकाउंटर टांग में गोली मारने वाले नहीं, वो छाती पे और खोपड़ी में गोली मारने वाले एनकाउंटर किए हैं। और एनकाउंटर करना चाहिए, लेकिन जो कानून की परिधि में रहते हुए धारा 96 से लेके धारा 106 आईपीसी कानून की परिधि के अंदर रहते हुए, और आत्मरक्षा में, अथवा धारा 41 सीआरपीसी में कि अगर कोई घोषित अपराधी है उसको गिरफ्तारी के दौरान हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचाने के उद्देश्य से और आत्मरक्षा में अपनी या किसी और की आप वांछित बल प्रयोग करते हैं, कोई मारा जाता है, वो कानून की परिधि में आता है। फर्जी मुठभेड़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मुठभेड़ होने के बाद जो कानूनी प्राविधान है, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन किसी अन्य थाने से या सीबीसीआईडी से, ये भी अनिवार्य है। जी सर अगला सवाल है सर, ये तो आपके सर पर्सनल सवाल हो गए। सर अगला सर सवाल है, पिछले कुछ माह पहले झांसी के एक आईपीएस द्वारा एक अधीनस्थ पीपीएस अधिकारी को प्रताड़ित करने की खबर आई थी, जिन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। इस मामले में आईपीएस को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं संदेश देना चाहूंगा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एक पिता तुल्य होता, परिवार का मुखिया होता है। ये प्रताड़ित करने की बात कहां से आई, मेरी समझ में नहीं आई बात। कांस्टेबल से लेकर डीजी तक एक परिवार है, पुलिस परिवार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डीजीपी का प्रतिनिधित्व करता है और परिवार का मुखिया है झांसी के अंदर। आपको चाहिए कि जब कहते हैं हमारे पुराने अधिकारी जिन्होंने हमें प्रशिक्षण दिया था कि माता पिता गुरु का जब समावेश होता है तो पुलिस अधीक्षक का अवतरण होता है। आपने ऐसा क्या कर दिया? आप तो कहिए, जबान आप सख्त रखिए, काम खूब लीजिए, लेकिन उससे दूना काम आप खुद कीजिए। इसके अलावा कहीं कठिनाई आती तो वो कठिनाई का सामना पहले आप कीजिए। कहीं गोली चल रही तो आगे आप रहिए, कहीं पत्थर चल रहा है आगे आप रहिए। छुट्टी आप न जाएं, लेकिन कर्मचारियों को तो जो अनिवार्यता होता आपको देनी पड़ेगी ना। कठिनाई कहाँ आती? छुट्टी हम खुद जाएंगे, अपने सहकर्मी को नहीं देंगे। हम तो रात को 10 बजे सो जाएंगे, कर्मचारी कहेंगे कि तुम रात के 1 बजे सो और सुबह 6 बजे तक जग जाओ। नहीं हो सकता है। आपको ये विक्टिम कार्ड क्या सर अभी से चल रहा है सर, पहले भी आपके दौर में भी चलता था? हमारे दौर में ये था कि जो परिवार की भावना थी वो बड़ी प्रबल थी। अगर सिपाही के माता पिता आते थे तो हमारे, जैसे मैं एसएसपी हूं तो मैं डिप्टी एसपी
एडिशनल एसपी खड़े रहते थे, कुर्सी जब कहा जाती थी तब बैठते थे। हालांकि सामान्य वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी कुर्सी तो दी ही जाएगी, लेकिन जब कहा जाता ये नहीं कि कुर्सी खींच के बैठ गए, ये सब नहीं होता था। लेकिन अगर सिपाही के माता पिता आते थे तो मैं खुद खड़ा होकर के रिसीव करता था, कुर्सी पे बैठाता था, पानी और चाय पूछता था, जो कि मैं डिप्टी एसपी और एडिशनल एसपी को नहीं पूछता था। लेकिन सिपाही के माता पिता अगर आते थे तो उनको बिना चाय पिए नहीं जा सकते थे वो, क्योंकि ये था कि उनके माता पिता जैसे मेरे सिपाही के लिए पूजनीय है, मेरे लिए भी पूजनीय है। वो भावना जब कर्मचारी देख लेता है तो वो अपनी जान आपके लिए दे देगा। लेकिन अगर आपने अपने कर्मचारी के माता पिता को सम्मान नहीं दिया, उनके लिए जो वांछित जो आवभगत होनी चाहिए वो नहीं की, तो उसके मन में वो कहेगा कुछ नहीं, लेकिन आपका सम्मान भी नहीं करेगा। और एक दफा आपने अगर उनके माता पिता का सम्मान कर दिया तो वो कर्मचारी आपके लिए अपनी जान दे देगा, जो कि मेरे साथ हुआ। और कितनी बार मैं बता सकता हूँ, कर्मचारी मेरे लिए जान देने को आज भी तैयार हैं। कई बार मैंने सुना कि साहब कहीं बस में मारकूट हो गई क्योंकि एक सिपाही से किसी ने आपके लिए कुछ अपशब्द कहे, उसने उठा करके 4 जूते रगेद दिए उसको। वह कैसे तुमने कहा, वो देव पुरुष थे। अब हमने कहा मुझे रिटायर हुए इतने साल हो गए, मुझको लेकर तुम लोग लड़ाई झगड़ा करोगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन ये होता है, जो प्रेम मिलता है प्रेम देने से मिलता है, सम्मान देने से मिलता है, सौहार्द देने से मिलता है। एक तरफा कोई वन वे ट्रैफिक इसकी नहीं होती है। एक दफा आप प्रेम सौहार्द सम्मान देके तो देखिए, आपको ये कठिनाई मेरे जीवन में कभी नहीं आई, किसी ने कहा प्रताड़ित किया। जो कठिनाई थी मैंने उठा ली, लेकिन मैं कभी किसी की प्रताड़ना नहीं की। सर इस समय में आप कितना अंतर देखते हैं? मैं बहुत अंतर देख रहा हूं, दोहरे मापदंड में बहुत देख रहा हूं। हम लोगों को ये अधिकृत हो गया था एक युग में कि एसी मिल चुका था हम लोगों को, लेकिन मैंने एसी कभी नहीं चला, क्योंकि मैं देखता था कि जिन लोगों को ज्यादा आवश्यकता है एसी की, आज भी मैं जहां बैठा हूं एसी नहीं चला रहा हूं, लेकिन मेरे पास पूरा संसाधन है एसी चलाने का, एक नहीं 4 एसी में लगा सकता हूं। लेकिन एक आदत बन गई कि जब हमारा अधीनस्थ कर्मचारी जो हमसे उम्र में बहुत बड़ा है, वो बेचारा हाथ का पंखा लेके चल रहा है, तो मेरे अंदर कोई नैतिकता नहीं है कि अगर मैं एसी लगा के बैठूं, तो मैंने एसी नहीं लगाया। अगर मोर्चे पे जा रहा हूं, एनकाउंटर में जा रहा हूं, हमारा कर्मचारी लाई चना खा रहा है, मेरे लिए पनीर टिक्का और नान आ रहा है, मैं पनीर टिक्का नान नहीं खाऊंगा, मैं वही खाऊंगा जो कर्मचारी के लिए आया है, लैया चना, रोटी और बैगन का भरता। मैं ये कभी भी दोहरा राशन, दोहरा मापदंड, दोहरी चीज मैं कभी नहीं करूंगा। एक दफा जब आपका अधीनस्थ कर्मचारी आपको अपने साथ अपने परिवार का एक वरिष्ठ सदस्य चिन्हित कर लेता है, तो आपको सम्मान भी मिलेगा, आपको आदर भी मिलेगा। प्रताड़ना की बात तो छोड़ जाइए, वो कहेगा कि आप मेरे पिता तुल्य हैं। वो यही कहेगा कि अगर मेरे स्वर्गवासी पिताजी आपकी का होते तो इतना मुझे प्यार नहीं करते जितना आप कर रहे हैं, जो कि एक बार नहीं 1000 बार मुझे सुनने को मिला, और इसलिए मैं अपने को गौरवान्वित मानता हूं। बिल्कुल सर, अगला सवाल है सर, प्रयागराज कचहरी कांड 7 वर्ष पहले सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह आत्मरक्षा की सजा काट रहा है, जब ये अधिकार संविधान प्रदत्त है। अब तक रिटायर्ड अधिकारियों ने इस अन्याय पर बोला क्यों नहीं सर? आप जरा केस बताएं तब मैं बता पाऊंगा, क्या केस क्या था? सर शैलेंद्र सिंह सर कांड हुआ था सर, एक एडवोकेट के लिए कचहरी में सर गोली शूट किया गया था। उसमें सब एडवोकेट लॉबी सर एक हो गई थी, लेकिन उसमें गलती अगर मानी जाए, वो सर वो जो अपराधी था वो भाग रहा था, इसलिए उसको शूट किया गया था। लेकिन आज उसकी जो सजा काट रहे हैं वो शैलेंद्र सिंह काट रहे हैं आज जेल में सर, करीब सर 7 साल हो चुके हैं सर। ये औचित्यपूर्ण नहीं है। मैं पूरी तरीके से शैलेंद्र सिंह के साथ खड़ा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि विभाग या किसी एनजीओ के माध्यम से, एक 100 तरीके हैं मदद करने के, कोई जरूरी नहीं है कि आप खुल करके सामने आए। 100 तरीके हैं मदद करने के लिए, और मैं समझता हूं जहां इच्छा शक्ति, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। शैलेंद्र सिंह की मदद करने के लिए अपील में जाना चाहिए, चाहे हाई कोर्ट जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, जाना चाहिए। एक बार कोशिश तो करें, क्योंकि उसमें शैलेंद्र सिंह का प्रथम दृष्टया मुझे कोई त्रुटि दिखाई नहीं पड़ रही है। वकील तो हमेशा हमारे साथ उल्टे खड़े हो जाते हैं, एक बार नहीं 10 बार खड़े हो जाते हैं। तो और वकील ही क्यों, आप लोग भी खड़े हो जाते हैं हमारे खिलाफ। हमारे खिलाफ तो हमको छोड़ करके ऐसा कोई वर्ग ढूंढना, व्यापारी तो आपकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, वकील हो तो आपकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, श्रमजीवी हो तो आपकी गुंडागर्दी। तो सबसे बड़े गुंडा शिरोमणि हम ही हैं क्या, कि सब लोग एकाग्र हो जाए, जिसने चाहा गांधी जी की बकरी की तरह जाकर के 2 लोग चौराहे इलाहाबाद पे जाके, ये नहीं हो सकता है। हमारे भी संवैधानिक अधिकार है, शैलेंद्र सिंह के भी संवैधानिक अधिकार है, और अगर हमने त्रुटि की है तो जरूर हम सजा के हकदार। लेकिन त्रुटि नहीं की है तो विभाग की जिम्मेदारी थी शैलेंद्र सिंह के बगल में खड़े होकर के, चंदा करके, चाहे जैसे भी हो, बड़े से बड़ा वकील खड़ा करके सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करें।
बिल्कुल सर, अगला सवाल है, हाल में ही बिहार के पूर्व डीजीपी आईपीएस गुप्तेश्वर पांडे ने राजनीति की चाहत में अपने हाथों में अपनी वर्दी समय से पहले उतार दी। क्या आपके हिसाब से यह निर्णय सही था? मैं समझता हूं राजनीति एक विधा है और पुलिस सेवा दूसरी विधा है। ये वही बात है कि मैं जिंदगी भर राइफल चलाता हूं और रिटायरमेंट के 6 महीने पहले कहता हूं कि मैं भारतनाट्यम सीखूंगा। अगर आपको भारतनाट्यम से इतना लगाव था तो जब आप 22 साल के थे तब आपको भारतनाट्यम की तरफ चला जाना चाहिए था, फिर आपको बाकी नौकरी बेमन से नहीं करनी चाहिए थी। और एक दफा जब डीएनए आपका पुलिस का बन गया, मेरी वाकई समझ में नहीं आया कि 6 महीने पहले ये किस प्रकार की प्रतिभा का प्रागट्य हुआ कि आप वर्दी उतार करके, इसका मतलब आप दिमागी तौर पर आपका हृदय कहीं था, अंतर्मन कहीं था। और अगर हृदय कहीं और था, अंतर्मन कहीं था, आपने पूरी निष्ठा के साथ संविधान के प्रति समर्पण करके कैसे आपने कई डिबेट में मुझे देखा होगा, सत्तारूढ़ दल वाले कहते हैं आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप हम लोगों का इतना विरोध करेंगे। हमने कहा ये गलत फहमी आपको कैसे हो गई कि आपकी गुंडागर्दी, आपकी गलत आचरण का मैं समर्थन करूंगा। आप अगर सही हैं, आपका समर्थन, सही नहीं है, आपका कोई समर्थन नहीं है। और हम लोग जिस युग के हैं, पिता भी पुत्र से कह देता था कि जिस दिन तुम शराब पियोगे घर लौट के मत आना, जिस दिन तुम दुराचार में कहीं फंस जाओ लौट के मत आना। न सिर्फ तुम्हारे घर के दरवाजे बंद होंगे, परिवार की विरासत से भी तुम बेदखल हो जाओगे। और इसीलिए अगर राजनीति करनी है तो इसका चयन पहले हो जाना चाहिए। मतलब अंदर आप राजनीतिक कपड़े पहने हैं, ऊपर से वर्दी पहने हैं, रिटायरमेंट के पहले दिल के अरमान बाहर फूट के आ रहे हैं। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं। मैं तो यहां तक कहूंगा हम पुलिस कर्मियों को यह प्रतिबंध होना चाहिए कि आजीवन आप राजनीति नहीं करेंगे जब तक रिटायरमेंट के 10 साल बाद अगर जिंदा रहे तब 10 साल तक आप राजनीति न कोई राजनीतिक पद आप लेंगे। बिल्कुल सर, अगला सवाल है सर, पैरामिलिट्री के डायरेक्टर कैडर के अधिकारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि अर्धसैनिक बलों में आईपीएस अधिकारियों के हस्तक्षेप बंद हो और उनका बल उन्हें चलाने दिया जाए। इस मांग को स्वीकारने में आईपीएस अधिकारियों को समस्या क्या है? बहुत बड़ी समस्या है। आईपीएस अधिकारी की नहीं, भारत की समस्या है, संविधान की समस्या है। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये मिलिट्री फोर्सेस नहीं है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है। इनको संविधान का दर्जा उड़ाने के लिए ये जरूरी है कि संवैधानिक पद जो कि आईपीएस का है, न सीआरपीएफ का है, न सीआईएसएफ का है, न बीएसएफ का है, संवैधानिक पद देने के लिए आईपीएस अधिकारियों को यहां रहना जरूरी है। ये कहते हैं कि इनका वो एक्सपोजर नहीं है, एक्सपोजर जितना आईपीएस अफसर का है। वो अगर विदेश में संयुक्त राष्ट्र में कामयाब हो सकते हैं, वो अगर जाकर के कॉमनवेल्थ में कामयाब हो सकते हैं, ये आपके कह देने से, क्योंकि आपके प्रोन्नति के तथाकथित मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, आप महानिदेशक नहीं बन पा रहे हैं, ये पर्याप्त कारण नहीं है। चौधरी चरण सिंह साहब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो वन अधिकारी के लोग गए थे, वही प्रोन्नति प्राप्त और डायरेक्ट आईएफएस। तो चौधरी साहब ने यह कहा, अरे भाई इनको हो जाने दो, इनके सर के तुम सफेद बात नहीं देख रहे हो जो प्रोन्नति प्राप्त पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात है। तो एक आईएफएस अफसर साहब ने कहा कि अगर बाल की सफेदी ही मानक हो तो श्रीमान जी सबसे सफेद बाल जिनके उनको मुख्यमंत्री बना दीजिए। फिर आप क्यों मुख्यमंत्री बने? आप साथ सफेद बाल तो इनके बाहर चपरासी बैठा है। तो चौधरी साहब बहुत नाराज हुए। तो ये बाल की सफेदी, वरीयता, ये कारण नहीं होते हैं। औचित्य क्या है, आपकी प्रतिभा क्या है, देश के लिए समाज के लिए औचित्यपूर्ण क्या है, वो जरूरी है, न कि किसी वर्ग विशेष के प्रोन्नति के अवसर। बिल्कुल सर, पुलिस विभाग से ही सर एक सवाल आया है, अधिकारियों पर अपने अधीनस्थों पर खौफ क्यों, सामान्य व्यवहार क्यों नहीं? किसी अधिकारी से मिलने के लिए कर्मचारियों को अपने इंचार्ज से अनुमति क्यों? यदि इंचार्ज से क्रियाकलाप की शिकायत करनी है तो कभी अनुमति मिलेगी? अधिकारियों से मिलने तक इस तरह का ब्रेकर क्यों है? आपके इस विभाग से सर ये सवाल आया। नहीं, बहुत होना भी चाहिए। मुझे बड़ी खुशी कि ये सवाल आया है। देखिए, मैंने एक दिन हफ्ते का फ्री कर रखा था कि कोई कर्मचारी बिना अनुमति के भी आ सकता है। एज डीजीपी प्रत्येक सोमवार को 11 से लेकर 3 बजे तक कोई भी पुलिस अधिकारी किसी स्तर का बिना किसी अनुमति के आके व्यक्तिगत और सामूहिक समस्या रख सकता है। और कदाचित प्रत्येक बटालियन में और प्रत्येक शाखा में ये व्यवस्था होती है। जो सैनिक सम्मेलन होता है उसमें ये व्यवस्था है कि व्यक्तिगत और सामूहिक समस्या की उसमें कोई अनुमति की जरूरत नहीं है। आदेश कक्ष की जब होती तो उसमें कोई अनुमति की नहीं। लेकिन एक मर्यादा, एक अनुशासन होता है। ये नहीं कि कुछ लोग होते हैं, ये भी आपने नहीं देखा है
कि अब हमारे कर्मचारी वो अंग्रेजों के जमाने तो है नहीं कि कांस्टेबल 8वां फेल और आईपीएस ऑक्सफोर्ड और इंग्लैंड का पढ़ा। अब कांस्टेबल भी उसकी शिक्षा दीक्षा उतनी ही अच्छी है, हो सकता है हमसे भी ज्यादा अच्छी हो, ये इत्तेफाक है कि वो कांस्टेबल है और मैं आईपीएस हूं, हो सकता है मुझसे ज्यादा अच्छे मार्क्स भी हों। लेकिन ये भी मैंने देखा है कि जब कर्मचारी कई होते हैं, एक कर्मचारी पूरे वातावरण को खराब कर देता है। सैनिक सम्मेलन हो रहा है और क्या श्रीमान जी बताएंगे कि जो सुख सुविधा का फंड आया था उसकी ऑडिट हुई है कि नहीं हुई? नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई, और ऑडिट आपत्तियां आई हैं, क्या आपने जवाब दे दिया? दूसरा सवाल, जो गिनती राइटर है उसकी मियाद वहां पे 12 महीने है और वो 14 महीने, क्या श्रीमान जी बताएंगे? वो लगता है 18 सवाल तैयार करके आया है केवल आपको ब्लैकमेल करने और अपने की पर्सनालिटी का प्रेजेंट करने की। उससे बड़ा कोई नेता कर्मचारी का कोई नहीं। ये चीज स्वीकार नहीं है। पिता का हृदय है, पिता के हृदय में पुत्र को 24 घंटे अधिकार है प्रवेश करने का, लेकिन पिता का सम्मान अगर पुत्र नहीं करेगा तो उन अपंग और लाचार पिताओं में से नहीं हूं कि तुम्हारी मुस्कुराहट का मोहताज हूं। जिस दिन मैं देखूंगा कि आंख में अनुशासन की कमी है तो अनुशासन के संबंध में जो कार्रवाई पिता को करनी है वो की जाएगी पूरी। और रही बात सुख सुविधा की, मैं उतना कर दूंगा जैसे हमारे कई कर्मचारी का कि अगर हमारे पिताजी भी होते तो इतना न करते जो आपने कर दिया है। लेकिन अनुशासन की कीमत पे कुछ नहीं होता है। यह विभाग अनुशासन से चलता है, अनुशासन इसकी प्राण ऊर्जा है। अनुशासन की के ऊपर पैर रख के जो जाता है, वो मैं हूं, वो आप हूं, वो कोई भी हो, तो उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। अगला सर सवाल है सर, अब तक की पॉलिटिकल कैरियर में अब तक का सबसे बेस्ट नेता आपके हिसाब से कौन रहा? देखिए, ये तो वही बात है कि काल कोठरी में सबसे उजला कौन है। अगर पुलिस अधिकारी आप पूछते तो मेरे पास सैकड़ों उदाहरण है, आईएएस पूछते तो सैकड़ों उदाहरण। इसके अलावा समाज सेवी कितने हैं, लेकिन अगर आपने राजनीतिक व्यक्तियों में पूछा तो मुझे सोचना पड़ेगा। मैं कई युग में रहा हूं, मैंने सुना है कि 2-3 राजनेता ऐसे, एक नाम सर जिसको आप मंच पर रखना चाहेंगे। मैंने जो सुना है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ले लें, पंडित जवाहरलाल नेहरू को ले लें, बाकी के सबको साथ तो मैंने काम किया क्योंकि मैंने इनके साथ काम नहीं किया, लेकिन मैंने जो सुना है उनके चरित्र के बारे में, उनकी ईमानदारी के बारे में, तो मैं उनको वाकई देवतुल्य मानता हूं। जिनके साथ मैंने काम किया है उनके बारे में ये शब्द मैं प्रयोग नहीं कर सकता क्योंकि ईमानदारी की बात है, क्योंकि वो देव पुरुष थे। महात्मा गांधी हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, या उसके बाद भी अगर मैं कह दूं पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी हुए, सीबी गुप्ता जी तक चलिए मान लीजिए, उसके बाद के जो हम जिनके साथ मैं रहा हूं वो हमारे आपकी तरह मानव थे, महामानव नहीं थे। ठीक है, काम करने की बात, ये काम तो मुझे करना है ना, फील्ड वो उपलब्ध करा देंगे, फील्ड और उस पर बैटिंग मुझको करनी है। अगर मुझे बैटिंग आती या कितना भी पानी पिच पे डाल देंगे, बैटिंग तो मैं कर ही जाऊंगा। ये बात दूसरी दोबारा कह दूंगा, ये है बैट और ये है पिच, दोबारा हमको दावतनामा देने का कष्ट कीजिएगा, क्योंकि दिमागी तौर पे आपकी इच्छा नहीं कि मैं ठीक से बैटिंग करूं। लेकिन राजनीति मेरा विषय नहीं है। विषय होता तो मैं भी, लोग बहुतों ने कहा कि टिकट लीजिए, इलेक्शन सर एक पसंदीदा होता है ना, अपने जहन में आता, हाँ ये पॉलिटिशियन बेस्ट है, वो ऑफिशियल से हटा के पर्सनल अटैचमेंट हो जाता है सर। मेरी लाइन ही नहीं रही पॉलिटिक्स। मैंने आपसे कंपैरिजन कर दिया, मुझे अगर पॉलिटिशियंस का देंगे तो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, किसी हद तक पंडित गोविंद बल्लभ पंत, सीबी गुप्ता, इसके अलावा मैं सबको समान ही नंबर दूंगा। न इसमें कोई श्रेष्ठ न कोई, यही वही आपसे कोई पूछ दे कि अगर आप ये बता दें कि आपको सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक कौन लगते हैं, तो सभी वैज्ञानिक अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, लेकिन विज्ञान आपकी विधा नहीं है। अब चाहे आइंस्टीन हो, ओपेनहाइमर हो, मैडम क्यूरी हो, या पियरे क्यूरी हो, या वैटसन एंड क्रिक हो, आपके लिए कोई उसमें कोई भेद नहीं है। सभी बहुत अच्छे हैं, सभी राजनीतिक बड़े अच्छे हैं, लेकिन जो महामानव है उनके नाम मैंने आपको दे दिया। बिल्कुल सर, नए युवाओं को पुलिस की वर्दी को अपना सपना मानकर तैयारी कर रही है, आप उनके लिए आखिरी में सर संदेश क्या देना चाहेंगे? अगर वाकई नौकरियों की तो धूम लगी हुई है, नौकरी एक से एक मिल जाएगी, नौकरी कमी नहीं है, लेकिन अगर आप कोई ऐसी नौकरी ढूंढ रहे हैं जिसमें इबादत और कर्मयोग का अभ्यास करने की तनख्वाह मिलती है, तो वो पुलिस की नौकरी है। अगर वाकई आपने होना चाहे, माता पिता का नाम उज्जवल करना चाहे, कुल और वंश को धन्य करना चाहे, तो वो नौकरी पुलिस की ही है।
आरुषि मर्डर केस के ऊपर फिल्म बना रहे थे, एक कंपनी है HBO। जब फिल्म बन के तैयार हुई तो उन्होंने कहा कि आप जिस बुरे दौर से गुजरे हैं, आप तो दोबारा अपने अपने परिवार में किसी को पुलिस में जाने नहीं देंगे। तो उनका अगर प्रभु की कृपा हो और दोबारा पुनर्जन्म होता हो, मैं चाहूंगा कि प्रभु दोबारा मुझको पुलिस में ही पैदा करे, पुलिस की ही सेवा करने का मौका दे। और उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मैं जितना धन्य अपने को मानता हूं, जितना सेवा करने का अवसर प्रभु ने मुझको दिया, इससे बेहतर न कोई सेवा का अवसर था, न है, न होगा। तो युवाओं, अगर कर्मयोग करने के लिए तनख्वाह चाहते हो तो पुलिस की वर्दी पहन लो। कई लोग सर प्रताड़ित है पुलिस वर्दी से, ऐसा क्यों है सर? वो काका हाथरसी की आपने कविता सुनी होगी है, पड़ा पड़ा क्या कर रहा है रे मूर्ख नादान, दर्पण रख सामने निस्वरूप पहचान। उसके बाद काका हाथरसी ने वर्दी के महीना, यदि मुफ्त चरना चाहे मेले में बालूशाही लड्डू इमरती, तो तुरंत हो जा फौरन तू पुलिस में भर्ती। लेकिन वर्दी का दुरुपयोग करना, वर्दी के आड़ में अपने अहंकार की यात्रा करना, अपने वर्दी की आड़ में शोषण करना, ये दुर्भाग्य से इसके ऊपर नियंत्रण नहीं रहा। वर्दी सेवा का माध्यम है। खाकी, खादी और गिरवी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन खाकी अगर शोषण का माध्यम बन रहा है तो ये चिंता का विषय है, नहीं होना चाहिए। और पुलिस के नेतृत्व को चाहिए कि इस पे अंकुश और इसके ऊपर नियंत्रण रखे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे सर अपना कीमती समय देने के लिए सर। धन्यवाद किशन पाल जी, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद।